गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री के 5th यूनिट रासायनिक बलगतिकी और केमिकल काइनेटिक्स जिसे हम कहते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। मैं डॉक्टर केशव पाराशर आपके साथ इस टॉपिक से रिलेटेड सभी जितने भी सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करूँगा और हम समझेंगे कि पहले जो हमने पढ़ रखा है सीनियर में उसमें इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन लिखने के तरीके और क्वेश्चन पुटअप का एरिया हम डिसाइड करेंगे यहाँ पे। तो पहली चीज़ आती है रासायनिक बलगतिकी। होता क्या है रासायनिक बलगतिकी? रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है या वो एरिया है जहाँ पर हम डिस्कस करते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया पर कार्य करने वाले बलों के बारे में, रासायनिक अभिक्रिया में होने वाली प्रकृति के बारे में, बनने वाले उत्पादों के बारे में, उनके अमाउंट के बारे में, उसकी सांद्रता, इनके प्रभावों की आदि की हम इसमें अध्ययन करते हैं। अर्थात सीधे सीधे भाषा में अगर ये कहा जाए कि रासायनिक बलगतिकी रसायन शास्त्र की या केमिकल काइनेमेटिक्स केमिस्ट्री की वह ब्रांच है जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में होने वाली प्रगति के प्रभावों की, अभिक्रिया की कोटि यानी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी अणुसंख्यता, रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की दर, फैक्टर अफेक्टिंग यानी प्रभावित करने वाले कारकों को। बात आती है अभिक्रिया की। मैं आपसे डिस्कस करूं कि अभिक्रिया क्या होती है। छोटी क्लासों में या 8वीं या 10वीं से छोटी क्लासों में ये पढ़ाया जाता है कि क्रियाकारक, जिसको हम रिएक्टेंट भी कहते हैं, ये रिएक्शन या यूं कह सकते हैं आपस में क्रिया करके उत्पाद यानी प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं या बनाते हैं, जिसमें क्रियाकारक एक दूसरे से क्रिया कर उत्पाद बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया कहते हैं। और हम आज तक यही समझते आए हैं और होना भी चाहिए। लेकिन अगर मैं आपके सीनियर के बाद की बात करूं तो इसके लिए थोड़ा सा हम बदल देते हैं अभिक्रिया की परिभाषा को, और अभिक्रिया की परिभाषा को बदलते हुए हम थोड़ा सा इसको अलग तरीके से कहेंगे कि क्रियाकारकों के अणु अथवा परमाणु अथवा कण, एटम, मॉलिक्यूल या पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ क्या करें? टक्कर, और टक्कर इन सेंस कॉलिजन। जब क्रियाकारक के मॉलिक्यूल, एटम, पार्टिकल्स एक दूसरे से कॉलिजन करके उत्पाद बनाते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया कहते हैं। यानी अभिक्रिया को समझने के लिए एक नए तरीके से ये कहा जा सकता है कि किसी भी क्रिया के दौरान या प्रोसेस के दौरान जबकि क्रियाकारक के परमाणु कण आपस में टक्कर के द्वारा एक नए उत्पाद या एक नए किसी पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं तो उस प्रोसेस को, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया करते हैं। यहाँ पर टक्कर शब्द जो हमने लिया है वो इसलिए लिया है क्योंकि ये शब्द बाद में हमें पूरे चैप्टर में अलग अलग तरीके से कॉन्सेप्ट्स को समझने में आसानी प्रदान करेगा। तो अब डिस्कस करते हैं कि अभिक्रिया वास्तव में रन कैसे करती है या अभिक्रिया होती कैसे है। मान लेते हैं कि कोई ए और बी सी का निर्माण करते हैं, ये रिएक्टेंट होंगे, ये प्रोडक्ट होगा। रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन को हमने रिएक्शन का नाम दिया है थ्रू दी कॉलिजन। अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं किसके किसके बीच में? कंसंट्रेशन, सांद्रता और समय, टाइम, तो जरा देखें
कि इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से प्राप्त होता है और एक कुछ इस तरीके से प्राप्त होता है। अब ये है किसके ग्राफ? तो जरा इसको देखें कि क्रियाकारक जब अभिक्रिया शुरू होती है, यानी एट द टाइम t इक्वल्स टू 0 के लिए, यहां बराबर 0 के लिए, तो उस समय सारे की सारी सांद्रता या सारी की सारी कंसंट्रेशन किसकी होगी? रिएक्टेंट्स की होगी, जो क्या होगी? मैक्सिमम। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे धीरे धीरे ये रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? प्रोडक्ट में। तो इनकी कंसंट्रेशन या यूँ कहूँ सांद्रता धीरे धीरे क्या होती है? कम। तो ये क्रियाकारकों की को रिप्रेजेंट करेगा या क्रियाकारक को दर्शाएगा। दूसरी तरफ से अगर उत्पाद की या प्रोडक्ट की बात की जाए तो क्रियाकारक बदल रहे हैं उत्पाद में या रिएक्टेंट बदल रहा है प्रोडक्ट में। तो इसलिए प्रोडक्ट फॉर्मेशन या प्रोडक्टिविटी जिसको हम बोलते हैं, रिएक्शन की धीरे धीरे बढ़ रही है और इसके बढ़ने की वजह से ये ग्राफ इंक्रीजिंग ग्राफ या बढ़ने वाला ग्राफ है। तो अगर इंक्रीजमेंट को कहें तो हम पॉजिटिव से दर्शाते हैं और डिक्रीजमेंट को हम नेगेटिव से शो करते हैं। इसलिए अगर मैं बात करूं इनके लिए, तो जब भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन की बात आएगी तो उसके आगे हम हमेशा धनात्मक चिन्ह या पॉजिटिव साइन डिनोट करके हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, और रिएक्टेंट की अगर बात आएगी तो वहां पर हम नेगेटिव साइन लगा करके इसको डिनोट करेंगे। अब बात आती है कि जब हमने ये ग्राफ प्लॉट किया है तो उसके अंदर कि यहाँ से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और ये फॉर्मेशन जो हमने ग्राफ के द्वारा डिनोट किया है उसमें एक टर्म आती है जिसको हम नॉर्मल बात करेंगे कि ये जो बिंदु है उसको किस टर्म से डिनोट किया जाए जहाँ पर ये दोनों इक्वल हैं। इसको क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्मेशन और रिएक्टेंट का फॉर्मेशन या रिएक्टेंट का डिकम्पोजिशन और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, ये दोनों के दोनों इक्वल हो जाते हैं। इसी को हम कहते हैं साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम, जहां रेट ऑफ द फॉर्मेशन और रेट ऑफ द डिसोसिएशन जब बराबर हो जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? साम्यावस्था कहते हैं। अब बात आती है रेट की। रेट जो वर्ड हमने यूज किया है, रेट यानी दर। दर के अलावा इसको वेग भी कह सकते हैं। तो अब टर्म क्योंकि अभिक्रिया की बात हो रही है तो इसको हम कहेंगे अभिक्रिया का वेग या रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ द रिएक्शन है क्या? पहली बात वेग की। वेग क्या होता है? वेग होता है इकाई समय में तय की गई दूरी या इकाई समय में तय किया गया विस्थापन। विस्थापन जब कहा जाता है जब हम दूरी की बात करते हैं या दो जगहों की बात करते हैं। अब क्योंकि हम अगर इस दोनों ग्राफों की बात करें तो अगर यहां से कहा जाए कि t इक्वल्स टू टी, अगर ये टाइमिंग है तो यहां से एक लाइन हम यहां भी डाल देते हैं t इक्वल्स टू टी के लिए। अगर इन दोनों की बात की जाए तो यहां पर अगर मान लीजिए इसके लिए प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के लिए मैं इसमें कह सकता हूं ये P1 है, ये P0 है। रिएक्टेंट की बात करूं तो ये R1 हो जाएगा और यहां पर कहीं R2 हो जाएगा। अब इन दोनों को देखते हो ये इतना विस्थापन है, यहां पर एक विस्थापन हमें ये मिलता है। तो अगर अभिक्रिया के दर की बात की जाए तो हम इसे ये कह सकते हैं कि क्योंकि ये ग्राफ किसको निरूपित कर रहा है? सांद्रता को। तो क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन
या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। कंसंट्रेशन चेंज इन रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। सेम ऐसे ही प्रोडक्ट के लिए भी कहा जा सकता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इन दोनों से अगर बात की जाए तो इसी को हम कहेंगे अभिक्रिया का वेग। अब डेफिनेशन के लिए कहें तो डेफिनेशन होगी किसी भी अभिक्रिया के लिए कंसंट्रेशन चेंज इन द प्रोडक्ट और द रिएक्टेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। या यो कह सकते हैं कि अभिक्रिया में क्रियाकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ आने वाले परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया का वेग कहते हैं। डिनोशन की बात करते हैं तो क्रियाकारक में सांद्रता में आने वाला परिवर्तन, क्रियाकारक की सांद्रता ये रही, परिवर्तन की बात करता हूं यहां से R2 माइनस के R1, तो R2 माइनस के R1 बटे T2 माइनस के T1, या यूं कह सकते हैं ये T1 हो गया ये T2 हो गया, तो T1 बराबर 0 हो जाए, T2 बराबर के T हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सेम है यहां पर P2 माइनस के P1 अपॉन के T2 माइनस के T1। जरा ध्यान से देखो, ये अगर इन दोनों की बात की जाए या यूं कहूं कि इसको मैं P0 और इसको P1 करूं तो यहां P1 की वैल्यू P0 से ज्यादा है, इसलिए ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर इन दोनों की बात की जाए तो R1 की वैल्यू R2 के रेस्पेक्ट में ज्यादा है, तो इस कंडीशन में ये हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। यही कारण है कि अगर हम रेट ऑफ द रिएक्शन की बात करते हैं या इसके डिनोशन की बात करते हैं तो विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट इट इज ऑलवेज नेगेटिव एंड विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहां से आप चाहे तो इसको एक बार थोड़ा सा उतार सकते हैं। दूसरी चीज, एक चीज और देखने वाली बात है कि यहाँ पर साम्य अवस्था एक ऐसा बिंदु जो हमें मिला हुआ था, इस बिंदु की अगर मैं बात करूं तो ये बिंदु हमेशा के लिए या एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हमेशा फिक्स होता है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। यहाँ पर इसकी रेट ऑफ द रिएक्शन दोनों बराबर है, इसलिए इसमें कोई ज्यादा या यूं कहूं कि प्रोडक्ट के बनने की दर और यहाँ पर रिएक्टेंट के डिकम्पोज होने की दर बराबर हो जाती है, और बराबर होने की वजह से कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होती है। लेकिन कंसंट्रेशन टर्म जो हम यहाँ यूज ले रहे हैं उसका मतलब कतई ये नहीं है कि अमाउंट ऑफ द कंपाउंड बराबर होगा। अमाउंट और कंसंट्रेशन दोनों डिफरेंट चीज हैं। अमाउंट, क्वांटिटी, ये हम मॉलिक्यूल्स के नंबर्स पर डिपेंड करते हैं, और जो कंसंट्रेशन है वो विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम, नंबर ऑफ द कंपाउंड पर डिपेंड करता है। इसलिए यहां पर हम कंसंट्रेशन इक्वल करते हैं, अमाउंट इक्वल नहीं करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अब आगे चलते हैं। तो हमने देखा कि अभिक्रिया का वेग बराबर R2 माइनस के R1 अपॉन T2 माइनस के T1 इज इक्वल टू डेल्टा R अपॉन के डेल्टा T। डेल्टा यहां पर दोनों के डिफरेंस को डिनोट करता है। अब एक चीज और मैं आपको बात बता दूं, यहाँ पे आप चूंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं तो मेरे हिसाब से आपके बायो के स्टूडेंट भी हैं और मैथ्स के स्टूडेंट भी हैं। यहाँ पर तीन चीज हम पढ़ेंगे, एक डेल्टा ये पढ़ेंगे, एक डी पढ़ेंगे, एक डो पढ़ेंगे। सॉरी, ये तो तीनों के तीनों डिफरेंस को डिनोट करते हैं, लेकिन कहीं कहीं डेल्टा, डी और डो, जहां तीनों के तीनों ये डिफरेंस को ही डिनोट करते हैं, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है ये बड़े या मेजर डिफरेंस को डिनोट करता है, ये बहुत माइन्यूट डिफरेंस को डिनोट करता है, और साथ ही साथ ये एक अवकलन रूप के लिए हम प्रयुक्त करते हैं। यहाँ तीनों को अवकलन से लेने की जरूरत नहीं होगी, हमें केवल काम है इस डेल्टा से और इस डी से, क्योंकि हमने बात की थी क्रियाकारकों के लिए
तो क्रिया कारकों के लिए अगर मैं बात कर रहा था तो ये था पॉजिटिव, और अगर उत्पाद के लिए ये बात की जाती है तो P2 माइनस के P1 अपॉन के T2 माइनस के T1 इज इक्वल टू माइनस dP अपॉन डेल्टा P अपॉन के डेल्टा T। ये एक टर्म हमने डिस्क्राइब की थी। अब अगर मान लेते हैं कि कोई रिएक्शन है, माना कि A प्लस के B2 फॉर्म C प्लस के D यहां आता है, तो इसके लिए हम ये टर्म बना सकते हैं, लेकिन कई जगह आपको कंफ्यूजन भी रहता है, उस चीज को भी डिस्कस करेंगे। पहले अपन इसको लिखने की कोशिश करते हैं इनके टर्म में। तो यहां से अभिक्रिया का वेग बराबर ए के रेस्पेक्ट में माइनस, क्योंकि ये क्या है क्रियाकारक और ये है उत्पाद, तो अभिक्रिया का वेग क्रियाकारकों के लिए माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी बराबर माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी बराबर, अब उत्पाद के रेस्पेक्ट में प्लस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी बराबर प्लस डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। दो क्वेश्चंस आते हैं, ए हमेशा बड़े ब्रैकेट में क्यों और क्या कारण है कि इसको लिखा गया है। तो जब भी किसी भी मॉलिक्यूल को या यूं कहूं किसी भी कंपाउंड को जब हम बड़े ब्रैकेट में डिनोट करते हैं तो वो उसकी सांद्रता को दर्शाता है। तो यहां पर सांद्रता में परिवर्तन के लिए एक ही सांद्रता में आने वाला परिवर्तन किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। बी की सांद्रता में आने वाला परिवर्तन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, सी की सांद्रता में आने वाला परिवर्तन विद रेस्पेक्ट टू टी, डी की सांद्रता में आने वाला परिवर्तन विद रेस्पेक्ट टू टी। क्योंकि क्रियाकारकों की सांद्रता में कमी आ रही है इसलिए दोनों जगह माइनस, और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है इसलिए दोनों में प्लस। अब एक चीज और, बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर ये सभी जगह बराबर बराबर क्यों लगाए हैं, तो इसका रीजन भी है। रीजन ये है बेटा कि हम ये मान के चलते हैं या यूं होता है अभिक्रिया में कि हर क्रियाकारक अपनी भूमिका निभाता है, इसीलिए प्रत्येक क्रियाकारक या हर एक कंपोनेंट के लिए अगर बात की जाए तो उसकी सांद्रता में आने वाला परिवर्तन अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करेगा, और जब ऐसा करे होगा तो इसलिए हम हर कंपोनेंट के लिए इसको लिख सकते हैं। ये आपने पहले भी पढ़ा है। अब इसमें थोड़ा सा चेंज करके एक नई इक्वेशन और लिख सकते हैं। यदि अगर ये अभिक्रिया में N1 N2 M1 M2 लगा दिए जाए, जो कि अपने आप में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कह सकते हो, इसको आप अनुसंधिता भी कह सकते हो। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट टर्म जिसको आप कहते आ रहे हैं स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, या यो कहूं रस समीकरण मिति गुणांक। रस समीकरण मिति गुणांक वे होते हैं जो कि अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। अभिक्रिया में संतुलन के लिए या यो कहूं उसको बराबर बैलेंस दिखाने के लिए हम छोटे छोटे गुणांकों का एक दोनों साइड गुणा कर देते हैं उस, जिससे कि ये बराबर दिखती है, और इसी को हम रस समीकरण मिति गुणांक स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं। अगर इस इक्वेशन की बात की जाए तो इसके लिए केवल और केवल अब देखना जरा, यहां पर N1 मॉलिक्यूलों की कंसंट्रेशन जब होगी जब N1 A बड़े बॉक्स में, लेकिन हमें तो केवल एक ही कंसंट्रेशन में चेंज पता करना है, इसलिए टोटल मॉलिक्यूल्स का क्या लगा देंगे या टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल का क्या लगा देंगे भाग। तो 1/N1 डेल्टा A अपॉन डेल्टा T बराबर माइनस 1/N2 डेल्टा B अपॉन डेल्टा T बराबर प्लस 1/M1 डेल्टा C अपॉन डेल्टा T प्लस 1/M2 डेल्टा D अपॉन डेल्टा T। ये दोनों टर्म या ये दोनों तरीके से हम अभिक्रिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन। कुछ एग्जांपल अभी डिस्कस करेंगे हम।
तब तक आप एक बार इसको देख लीजिए। एक अभिक्रिया जो आपने बहुत दिनों से पढ़ी हुई है, N2 प्लस के 3H2 मिलाकर बनता है 2NH3। हैबर प्रोसेस, हैबर विधि, अमोनिया बनाने की विधि, ये आपको आगे थर्ड ईयर तक हर बार काम आएगी। हैबर विधि के अंदर इस इक्वेशन को अगर देखा जाए तो यहाँ पर N2 है, एक ही गैस है, एक ही मॉलिक्यूल है, यहाँ 3 मॉलिक्यूल है, यहाँ 2 मॉलिक्यूल है, तो टर्म काम में लेंगे हम ये वाली। इसके लिए यहां से बात करूं तो ये टर्म एज इट इज है, तो अभिक्रिया का वेग क्या लिख सकते हैं जरा बताओ, माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल्स टू माइनस, अब N2 की जगह 3 है तो यहां से माइनस के 1 अपॉन के 3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल्स टू, प्रोडक्ट में यहां 2 है, यहां M1 है, और M1 के लिए इसको नीचे ले जाएंगे बराबर प्लस 1 अपॉन के M1, यानी M1 की जगह यहां पर 2 है तो डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T। इस तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। साथ ही इस इक्वेशन के अंदर अगर मान लीजिए आपको किसी भी की एक की भी कंसंट्रेशन दी हो तो दूसरों की कंसंट्रेशन हम आराम से निकाल सकते हैं, इसको एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करके। ऐसा ही एक क्वेश्चन और भी है जिसको भी आप चाहें तो घर पे कर लीजिएगा, मैं आपको लिख देता हूं। N2O5 का डिसोसिएशन 2N2O2 प्लस हाफ O2, इसको आप घर से कीजिएगा आराम से बैठकर, और जब आपको शाम को नोट्स बनाएं तो उसमें आंसर लिख के हमें भेज दीजिएगा, हम चेक कर लेंगे कि सही है या नहीं। वैसे आप सभी को बहुत अच्छे से आता होगा। इस तरीके से हम इस चीज को डिस्कस करते हैं। बात आती है अभिक्रिया के वेग के लिए कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कौन कौन कर सकता है। तो प्रभाव डालने वाली बात यह है कि अभिक्रिया का वेग घटेगा कब, बढ़ेगा कब, या अभिक्रिया का वेग किस तरीके से रन कर सकता है, या उस पर और क्या चीजें प्रभाव डाल सकती हैं। तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपने पहले भी पढ़ी हैं, लेकिन इस चीज को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यूं करें कि अगर सबसे अच्छी चीज है तो पहले अभिक्रिया को ही समझना जरूरी है कि अभिक्रिया में या उसकी अभिक्रिया की जब हमने परिभाषा दी थी या वेग की परिभाषा दी थी तो उस समय हमने बोला क्या था या उसको लिखा क्या है, समझा क्या है। अभिक्रिया का वेग हमने पढ़ते समय ये लिखा था कि अभिक्रिया का वेग जो होता है इकाई समय में क्रियाकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में आने वाले परिवर्तन को हम अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सांद्रता, आने वाला परिवर्तन किसमें, सांद्रता में। तो पहली चीज जो प्रभावित करती है वो क्या करती है, सांद्रता करती है। दूसरी चीज, समय की बात अलग चीज है, लेकिन इससे पहले दूसरी चीज हम जिसको बात करते हैं वो होता है ताप, क्योंकि अभिक्रियाओं पर ताप का प्रभाव तो सामान्य बात है जो हमने पढ़ा है। तीसरी चीज आती है दाब, इनको डिस्कस करते चलेंगे, बाद में पहले लिख लेते हैं दाब। दाब के बाद नंबर 4 जिसको आप कहते हैं उत्प्रेरक, नंबर 5 जिसको आप कहते हैं विकिरण, और नंबर 6 सरफेस एरिया या सतही पृष्ठीय क्षेत्र, सतही क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्र।